हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्वायरमेंट्स टू फाइल अ कंप्लेंट। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमें कोई कंप्लेंट फाइल करना है तो वो कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सो कंप्लेंट इज टू बी फाइल्ड विद इन 2 years ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट और यूजिंग द सर्विसेज। 2 साल के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करोगे तो उसके 2 साल के अंदर आपको कंप्लेंट्स फाइल करनी रहती है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं एंड देन हम सोचते हैं यार 1 साल हो गया प्रोडक्ट को, जो कमिटमेंट दिया था वो पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन पूरे 2 साल है हमारे पास और 2 साल के अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मैच नहीं हो रहे तो। कंप्लेंट नीड्स टू बी इन राइटिंग, रिटन कंप्लेंट होना चाहिए। ओरल या फिर आप सोशल मीडिया में कोई कंप्लेंट करते हो तो वो वैलिड नहीं है। प्रॉपर अथॉरिटी को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सेंड करना पड़ता है, और या फिर हैंड डिलीवर्ड भी करेंगे तो भी चलेगा, या फिर ईमेल और फैक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई रजिस्टर्ड पोस्ट, हैंड डिलीवर्ड या फिर पर्सनली कुछ हैंड ओवर कर रहे हो तो एक्नॉलेजमेंट लेना मत भूलिएगा। अब एक्नॉलेजमेंट क्या है? एक्नॉलेजमेंट वो चीज़ है जो रिसीव्ड करके लिख कर देते हैं, दैट इज़ एक्नॉलेजमेंट। और उसका मतलब है कि सामने जो भी ऑफिस के एम्प्लॉय है उन्होंने रिसीव किया है और वो प्रॉपर जगह में पहुंचा है। Firstly, a complaint cannot be filed unless the complainant satisfies the criteria for being a consumer under the Consumer Protection Act 1986. Further, if a complaint is on behalf of the public which consists of unidentifiable consumers, it will not stand in the court. तो ये कहते हैं कि आपको पहले कंज्यूमर के तौर पे स्टैंड लेना पड़ेगा। यस, आई एम द लास्ट पर्सन हु यूज्ड एंड यूटिलाइज्ड दिस प्रोडक्ट। देखिए, अगर आपने विजय सेल से कोई प्रोडक्ट लिया है और आप अपने घर पे या अपने ऑफिस में यूज़ कर रहे हो, देन यू आर अ कंज्यूमर। लेकिन आप वहाँ से परचेज करके अपने स्टोर में रखते हो, रीसेल करते हो। ठीक है, और रीसेल करने के बाद कोई कंज्यूमर आपको कंप्लेंट करता है, देन यू कैन नॉट कंप्लेंट अगेंस्ट विजय सेल्स और द कंपनी, बिकॉज वो फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूम किसने किया है? जिसको आपने सेल किया है, राइट। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आप कंज्यूमर हो, वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है और सेटिस्फाई करना और प्रूव करना है। और अनआइडेंटिफाइबल कंज्यूमर होगा तो वो कोर्ट में केस स्टैंड नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। The complaint should mention in the name and address of the person who is complaining and against whom the complaint is being filed. Copies of relevant document must be enclosed. Consumer must mention the detail of problem and the demand on the companies for redressal. This could be replacement of the product, removal of the defect, a refund of money or compensation for expenses incurred and for physical mental torture. Please ensure that the claims are reasonable. सो अगर आपको क्लेम करना है तो सबसे पहले जैसे आप कंप्लेंट लॉन्च करते हो या दर्ज करते हो, आपका नाम और एड्रेस, परमानेंट नाम और एड्रेस, या फिर जो करस्पॉन्डिंग या कम्युनिकेशन होना है थ्रू लेटर्स, वो नाम और नंबर आपको देना है। और किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करना है वो भी फाइल आपको करना है, उनकी कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम, कहाँ से परचेज किया, और वो परचेज के रिलेटेड जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है आपको साथ में रखना है। हम लोग क्या करते हैं, हमने वॉशिंग मशीन परचेज किया, वो बिल कहीं तो फेंक दिया और 6 महीने बाद हम कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, सामने वाले बिल मांगते हैं। तो वो केस फाइल नहीं होगा अगर आप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं बताओगे तो। देन जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिमांड आप कर रहे हो कंपनी से रिड्रेस करने के लिए, वो सारे डिटेल्स आपको मेंशन करने हैं उस कंप्लेंट फाइल में, या फिर उस जो कंप्लेंट रिटर्न कंप्लेंट लिखोगे उसमें। This could be replacement for the product, removal of the defect, refund of money or compensation for expenses incurred and for physical mental torture. तो कोई भी कंप्लेंट हो सकता है, आपको प्रोडक्ट रिप्लेस करके देना है, कुछ अगर उसमें मशीन का डिफेक्ट है तो मशीन रिप्लेस करवा के देना है, रिमूव करके देना है, पैसे रिफंड चाहिए, मटेरियल रिटर्न देके, या फिर उसके अगेंस्ट में आपको कोई कंपनसेशन चाहिए, या फिर आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज किया है लेकिन वो
सर्विस और प्रोडक्ट लेने के बाद बहुत मेंटल टॉर्चर हो रहा है आपको, फिजिकल टॉर्चर हुआ है, मे बी आपने इंश्योरेंस कंपनी से कोई इंश्योरेंस परचेज किया है और वो बार बार आपको फॉलोअप ले रहे हैं, आपको ऑफिस बुला रहे हैं और पूछ रहे हैं सर कब आप ईएमआई पे करोगे, कब आप इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट करोगे। या फिर आप कार बुकिंग के लिए जाते हो, टू व्हीलर बुकिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ पे हम लोग इंक्वायरी फॉर्म में नंबर लिख कर आते हैं, तो वो बार बार आपको फ़ोन करते रहते हैं एंड बार बार आपको वो बोलते हैं कि ऑफिस में आके जाओ, आपके लिए ऑफर्स है, डिस्काउंट है, लेकिन वहाँ जाने के बाद बोलते हैं कि सर नहीं है। तो ये फिजिकल और मेंटल टॉर्चर है। तो रीजनेबल जो भी क्लेम्स है आपको वो लिखना है। And you should preserve all bills, receipts, and proof of correspondence related to the case. Avoid using voicemail or telephone because such interactions are normally difficult to prove. So ये voicemail या फिर टेलीफोन रिकॉर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, डिफ़िकल्ट है वो प्रूव करने के लिए। लेकिन जो भी बिल्स रिटर्न है, डॉक्यूमेंट है, रिसीट्स है, करस्पॉन्डेंस टेक्स्ट मैसेजेस है, वो आपको संभाल के रखना है। कंप्लेंट कैन बी इन एनी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज में आप कंप्लेंट कर सकते हो। नो कंपल्शन टू हायर लॉयर, लॉयर हायर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेन कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस एंड ट्रैवलिंग टू द कंज्यूमर फोरम फॉर द हियरिंग। सबसे दिक्कत वाला काम क्या है, एक तो ट्रैवल करना पड़ता है कंज्यूमर फोरम के लिए जब भी हियरिंग होगी, और उसका जो भी कॉस्ट होगा वो हमें बेयर करना होता है एज अ कंज्यूमर। मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द ईमेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड बाय यू। जो भी ईमेल और डॉक्यूमेंट आप भेजते हो कंप्लेंट के अंडर, तो वो आपको रिकॉर्ड में मेंटेन करना है अपने फाइल में, एक साथ अपने पास भी कुछ कॉपीज रखनी चाहिए। यू शुड प्रिजर्व ऑल बिल्स, रिसीट्स एंड प्रूफ ऑफ करस्पॉन्डेंस। ठीक है, आपको जो भी बिल्स है, रिसीट्स है, वो आपको संभाल के रखना है। टेलीफोनिक कॉल रिकॉर्ड्स या वॉइस मेल बहुत डिफ़िकल्ट है प्रूव करने के लिए, बिकॉज आजकल कोई भी वॉइस ओवर कर सकता है, कोई भी किसी का आवाज़ निकाल सकता है। जैसे अगर मैं इस वीडियो में कुछ आवाज़ निकाल रहा हूँ, लेक्चर का जो मेरा वॉइस है, वो आप में से कोई भी इंटरैक्टिव तरीके से या फिर उनके स्किल्स के तरीके से कुछ वोकैबुलरी या टेक्निकल से आप मेरी आवाज़ निकाल सकते हो, मिमिक कर सकते हो बेसिकली। द कंप्लेंट कैन बी इन एनी इंडियन लैंग्वेज, अगेन रिपीट हुआ है स्लाइड में 2 बार। लॉयर हायर करने की ज़रूरत नहीं है और प्रॉपर रिकॉर्ड्स और ईमेल डॉक्यूमेंट्स रखना बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट करना है कंप्लेंट फाइल करने के टाइम पे, तो पहले कंज्यूमर की कंप्लेंट क्या है, कब हुआ, ये कौन से टाइम में हुआ, जुरिस्डिक्शन कौन से एरिया में हुआ, कल्याण, ठाणे, शिमला, मनाली, जयपुर, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कोलकाता, तो कौन सा जुरिस्डिक्शन में आता है। कोर्ट का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, अगर मुझे कंप्लेंट फाइल करना है तो उसका फ़ी लगता है, एक नॉमिनल अमाउंट रहता है, तो वो फ़ी स्ट्रक्चर क्या है वो मुझे जानना ज़रूरी है। अपील, it is a legal instrumentality whereby a person not satisfied with the findings of a court has an option to go to a higher court at present his case and seek justice in the context of consumer forum। अगर आप कंज्यूमर फोरम में सेटिस्फाइड नहीं हो, कंज्यूमर फोरम से आपको कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो आप अपर कोर्ट में अपील कर सकते हो। अपर कोर्ट में आप, हायर कोर्ट में आप आवाज़ दे सकते हो कि जज साहब, मैं ये जो भी जजमेंट आया उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके मदद की ज़रूरत है। अब ये अपील कब करेंगे? अपील कैन बी मेड विद स्टेट कमीशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर विच इज़ एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर 15 days। तो सेक्शन 15 क्या कहता है, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम ने आपको कोई जजमेंट दिया है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो 30 डेज़ के लिए मिनिमम विद इन आपको 30 डेज़ के अंदर वो अपील करना है स्टेट कमीशन में। ठीक है, जो एक्सटेंडेबल है और 15 दिन, यानी मैक्स टू मैक्स 45 डेज। लेकिन स्टेट कमीशन से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो सेक्शन 19 कहता है कि आप फिर से 30 डेज़ के अंदर अपना जो अपील है वो नेशनल कमीशन में जाके कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं है। अगर नेशनल कमीशन भी आपको कुछ मदद नहीं कर रही है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो सेक्शन 23 के मदद से, और यहाँ पे भी 30 डेज़ का है। अगर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट जाना है तो 30, मैक्स टू मैक्स प्लस 15, तो 45 डेज़ हो जाता है। स्टेट कमीशन टू नेशनल कमीशन 30 डेज़, नेशनल कमीशन टू सुप्रीम कोर्ट 30 डेज़। सिंपल, तो इतने दिन है आपको अपील करने के लिए। और कुछ भी क्वेरीज या डाउट रहेंगे, आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, तो आप ऊपर वाले कोर्ट में
जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज सेक्शन 15, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 23। अब पेनल्टीज भी है कुछ। द कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कमीशन एंड नेशनल कमीशन आर गिवन वास्ट पावर टू एनफोर्स देयर ऑर्डर। उनका जो ऑर्डर है उनके लिए वास्ट पावर दिए गए हैं। If a defaulter does not appear in court despite notice and reminder, court may decide the matter in his absence. Forum can sentence the defaulter to a maximum of 3 years imprisonment and impose a fine of rupees 10,000. Forum can issue warrant to produce defaulter in court. They can use the police and revenue department to enforce orders. So penalty किस में होगा? अगर आपने कंप्लेंट फाइल किया है एक्स पर्सन या एक्स कंपनी में और वो कंपनी वाले नहीं आ रहे तो उनको नोटिस दिया जाएगा, उनको डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाला जाएगा। जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको 3 साल का इम्प्रिजनमेंट यानी जेल होगी और फाइन भी, मॉनेटरी फाइन भी होगा 10,000 का। जो फोरम है उनको पूरे राइट्स है कि अरेस्ट वारंट इशू करे और डिफ़ॉल्टर्स को कोर्ट में हाजिर होने का समन यानी लेटर भेजे। पुलिस का मदद भी ले सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी मदद ले सकते हैं ताकि वो कोर्ट में हाजिर हो और जो भी फाइन है वो पे कर सके। रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज ए नोडल डिपार्टमेंट इन दिस मैटर। तो ये एक नोडल डिपार्टमेंट है, फूड कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी कंप्लेंट फाइल होता है इनके दरवाजे में उसका इंफॉर्मेशन होता है। सो NCDRC is headed by sitting or retired judge of the Supreme Court of India। तो ये जो NCDRC है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो वहाँ पे बैठ के सुनवाई करते हैं। कमीशन इज प्रेजेंटली हेडेड बाय जस्टिस DK जैन, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो जस्टिस DK जैन जी का नाम लिया है ये आप कंफर्म कीजिए और मुझे बताइए कि NCDRC के जो हेड है वो कौन है, और आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर ये सही है या जवाब गलत है। तो सर मैडम लोग कान खोल कर सुनिए, नोटबुक में लिख कर रखिए, गूगल करिए या फिर कहीं और से न्यूज़पेपर से पता चलता है तो पता करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिए। जितनी देर में आप व्हाट्सएप जाएंगे उससे अच्छा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो बहुत ही बेटर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होगा और हमारे सबके लिए एक अच्छा ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा। डिपार्टमेंट हैज़ कंडक्टेड कंट्री वाइड मल्टीमीडिया अवेयरनेस कैंपेन सिंस 2005। जागो ग्राहक जागो, यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, जागो ग्राहक जागो होना चाहिए, जागो ग्राहक लागो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस स्पेलिंग मिस्टेक को आप ध्यान दीजिएगा और आप अभी जब लिखोगे तो अपने नोटबुक में लिख के रखना ये टैगलाइन, जागो ग्राहक जागो। 2005 से ये शुरू हुआ है। तो आई होप आप भी जगे हुए हो और जग के ही आप लेक्चर सुन रहे हो। 1992 Consumer Welfare Fund was created to consumer assist financially, create awareness and strengthen the voluntary consumer movement। तो 1992 में कंज्यूमर वेलफेयर फंड चालू हुआ और वॉलेंटरी कंज्यूमर मूवमेंट को शुरू किया अवेयरनेस के थ्रू और फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया कंज्यूमर्स को उस दौरान। मिनिस्ट्री हैज़ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1001800111400। ध्यान दीजिएगा 1800111400, ये टोल फ्री नंबर पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, लेकिन ये टोल फ्री नंबर भी आप कंफर्म कीजिए कि सही है या नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है हमने जो डेटा लिया है वो शायद आउटडेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, हमेशा आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिले उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। Thank you so much. Keep watching and keep studying. Bye bye.